नमस्कार। हर तरफ खबरों और बहस के शोर के बीच मैं आपके लिए लेकर आती हूं खबरें अनकही, सहज और सरल खबरें जिन्हें आप शांति से बैठकर विस्तार से समझ सकते हैं। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। चार्ली यहां दी अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल बस्ट किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया, ये संदिग्ध एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ 120 kN थ्रस्ट वाले इंजन के डेवलपमेंट का समझौता हुआ है। ये प्रोजेक्ट 61,000 करोड़ रुपए का है और ये 10 साल में पूरा होगा। इसके बाद भारत अमेरिका या किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। और अब वो अनकही खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे। नेपाल के जेनजी आंदोलन ने पहली बार राजनीति की कमान अपने हाथों में ले ली है। अंतरिम सरकार की लीडरशिप के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आया है और भारत से उनका गहरा रिश्ता रहा है। लेकिन सवाल यही है, इसका नेपाल भारत रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? फ्रांस, यूरोप का वो देश जिसने दुनिया को क्रांति, आजादी और विद्रोह का पाठ पढ़ाया, यही देश आज एक बार फिर आग में जल रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों के फैसलों ने जनता को सड़कों पर उतार दिया है। ब्लॉक एवरीथिंग का ऐलान करते ही फ्रांस की गलियां पुलिस के आंसू गैस, आगजनी और गिरफ्तारी की तस्वीरों से भर गई। ये सिर्फ जनता बनाम सरकार का टकराव नहीं है, बल्कि मैक्रों की सियासत के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। क्या बांग्लादेश हिंदुस्तान के ठीक बगल में तालिबान का नया गढ़ बन रहा है? मोहम्मद यूनुस की सरकार पर कट्टरपंथियों का कब्जा, हिंदुओं पर हमले और जमाते इस्लामी की धमकियां। क्या ये वही बांग्लादेश है जिसने 1971 में अपनी पहचान के लिए खून बहाया था? आज हम समझेंगे कैसे बांग्लादेश कल्चर बनाम कट्टरपंथ की जंग में फंस गया है। और आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताएंगे जिसे आप रोज अपनी जेब और गोद में लेकर चलते हैं। ताजा रिसर्च से पता चला है कि मोबाइल और लैपटॉप की रेडिएशन धीरे धीरे मेल इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी को बढ़ा रही हैं। यानी गोद में रखा लैपटॉप, जेब में रखा फोन परिवार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और अब अनकही खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, ये भारत के पड़ोसी देश हैं जहां जनता ने संसद को आग लगा दी, सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर बड़े प्रदर्शन किए। नेपाल में आग और आंदोलन के बाद आगे क्या होने वाला है? नेपाल के जेनजी प्रदर्शनकारियों ने 4 घंटे चली वर्चुअल बैठक के बाद देश का अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया था। ये कदम नेपाल की मौजूदा राजनीति के लिए जितना चौंकाने वाला है, उतना ही उम्मीदों से भरा भी था। लेकिन शाम होते होते पता चला कि नेपाल में चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की अंतरिम पीएम नहीं होंगी। अब उनकी जगह कुलमन घिसिंग का नाम सामने आया है। बैठक में साफ कहा गया कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मकसद था इस आंदोलन को पूरी तरह निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखने का, या कम से कम ऐसी छवि बनाने का। इसके साथ एक बड़ी बात यह भी है कि नेपाल का युवा अब चीन के इशारे पर चलने वाली सरकार नहीं चाहता है और वो भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन उसे किनारे कर दिया गया क्योंकि बालेंद्र शाह का रुख भारत के प्रति सख्त रहा है, जबकि बालेंद्र भी भारत में रहे और पढ़े हैं। यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमटेक की डिग्री हासिल की, लेकिन साल 2023 में बालेंद्र शाह ने काठमांडू में बॉलीवुड फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया। खासकर फिल्म आदिपुरुष के एक डायलॉग को लेकर, जिसमें माता सीता को भारत की बेटी कहा गया। बालेंद्र शाह का तर्क था कि ये संवाद नेपाल की जनता की मान्यता के खिलाफ है, जो ये मानती है
कि माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। उन्होंने काठमांडू में बॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही ग्रेटर नेपाल के नक्शे को लेकर उनके रुख ने भारत में विवाद पैदा किया। बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के नक्शे के जवाब में अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि नेपाल का भविष्य अब किस ओर जाएगा। एक तरफ बांग्लादेश का उदाहरण है, जहां के हालात पूरी दुनिया देख ही रही है, और दूसरी तरफ भारत है, जिसके साथ मिलकर नेपाल वापस अपने गौरव को पाने की सोच सकता है। एक तरफ 2025 में आए मजबूत पर्यटक आंकड़े और भारत के साथ ऊर्जा व्यापार की गहराती साझेदारी, दूसरी तरफ हालिया सोशल मीडिया बैन और जेन ज़ी आंदोलन से उपजा अविश्वास। यही टकराव तय करेगा कि क्या नेपाल पर भरोसा लौटेगा और भारत से उसके रिश्ते कितने कारगर बनेंगे। आज नेपाल की जो तस्वीरें हैं, उनसे लगता है कि नेपाल को अब लंबा रास्ता तय करना होगा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की नई संसद सिंह दरबार, जिसे आंदोलनकारियों ने फूंक दिया, उसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ नेपाली रुपए में आंकी गई है। यानी विरोध की आग में नेपाल के लोगों ने अपने ही देश को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह नेपाल के 5 सितारा हिल्टन होटल के हालात को देखकर समझा जा सकता है कि इससे रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा। काठमांडू में कई गाड़ियों के शोरूम तोड़ दिए गए, दुकानों में लूटपाट की गई। हालात इतने बिगड़े कि नेपाल घूमने आए कई भारतीय और विदेशी पर्यटक भी इसकी चपेट में आ गए। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में महामारी से रिकवरी हुई थी, पर हालिया अशांति से शॉर्ट टर्म में बड़े नुकसान की आशंका है। नेपाल टूरिज्म ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 में नेपाल ने 1,16,490 इंटरनेशनल विजिटर्स रिसीव किए। ये अप्रैल 2024 से करीब 5% ज्यादा है, यानी टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। जनवरी से जुलाई 2025 में करीब 6.5 लाख विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग से पहुंचे। 2025 में मामूली गिरावट दर्ज हुई, लेकिन भारतीय पर्यटकों की संख्या उसमें सबसे ज्यादा रही। जनवरी से जून 2025 में 1,47,839 भारतीय नागरिक नेपाल पहुंचे थे। नेपाल टूरिज्म का एक हिस्सा कैलाश मानसरोवर यात्रा से भी जुड़ा है। नेपाली ट्रैवल ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में भारत से करीब 20,000 यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। इस साल भी कई यात्री गए हैं जो फिलहाल तिब्बत में फंस गए हैं। उनके लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। राजस्थान की विधायक ऋतु बनावत भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थी, लेकिन विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच वो नेपाल बॉर्डर पर फंस गई। चीन में मौजूद भारतीय दूतावास ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। दरअसल नए निर्देश नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जारी किए गए हैं। हालांकि नेपाल के हालात सामान्य होते ही कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम हो जाएगी। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार से इस यात्रा को लेकर कभी मतभेद नहीं हुए। भारत नेपाल संबंधों की धुरी अगले 12 से 18 महीनों में क्या होगी, ये देखना अहम होगा, और खासकर आर्थिक और व्यापारिक मामलों में। नेपाल भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत से नेपाल के मुख्य निर्यात में पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और अनाज शामिल हैं। 2023-24 में भारत नेपाल ट्रेड करीब $8.5 अरब से ऊपर दर्ज हुआ। भारत ने नेपाल में 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार भारत नेपाल में निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, जो नेपाल के कुल FDI का 35% से ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत ने करीब 65,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। इसके बदले में भारत ने नेपाल से $1,201 मिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंपोर्ट किया था। इस बीच सवाल यह भी है कि क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र या मोनार्की की वापसी होगी। इस पर इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि नेपाल में राजतंत्र की वापसी फिलहाल तो नहीं होगी, क्योंकि नेपाली संविधान के तहत वहां प्रजातंत्र का जो ढांचा बनाया गया है उसकी जड़ें काफी गहरी हैं।
वहां की राजनीति संविधान के अनुसार चलती रही है और जेन ज़ी अगर नए नेपाल की स्क्रिप्ट लिखेगा तो उसमें राजशाही की जगह शायद ना हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस जेन ज़ी ने नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन किया, आगे वो कितनी यूनिटी और मैच्योरिटी दिखाएगी, इस पर नेपाल का भविष्य टिका है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियों का गवाह रहा है फ्रांस, यूरोप का वो देश जिसने दुनिया को लोकतंत्र और क्रांति का सबक दिया। हर सदी में इस देश ने एक या उससे ज्यादा क्रांति देखी है। 1789, 1830, 1848 के रेवोल्यूशन से लेकर 2018 के येलो वेस्ट प्रोटेस्ट तक फ्रांस में क्रांति आंदोलन आम बात है और वही फ्रांस आज फिर उबल रहा है। सरकार के खिलाफ गुस्से में लाखों लोग सड़कों पर हैं और इस आंदोलन का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ बंद कर दो। नए प्रधानमंत्री का स्वागत आगजनी से हो रहा है और राष्ट्रपति मैक्रों पर सबसे बड़ा दबाव खड़ा हो गया है। फ्रांस में सोमवार से शुरू हुआ ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट अब पूरे देश में फैल चुका है। सरकार ने हालात संभालने के लिए 80,000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जिनमें सिर्फ पेरिस में ही 6,000 जवान हैं। मीडिया का कहना है कि एक दिन में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 100 से ज्यादा जगहों पर आगजनी हुई और ये सब तब हो रहा है जब राष्ट्रपति मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकॉर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये प्रदर्शन अचानक नहीं भड़का। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट्स पर ब्लॉक एवरीथिंग की अपील हुई और देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर आ गए। हालांकि ये बात दिलचस्प है कि नेपाल की तरह इन विरोध प्रदर्शनों का कोई चेहरा या लीडरशिप नहीं है। सिर्फ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर लोग जुटे और आंदोलन खड़ा हो गया। ब्लॉक एवरीथिंग का मकसद साफ था, सड़कें जाम करो, ट्रैफिक रोक दो, काम बंद करो, सब कुछ ठप कर दो। अब सवाल उठता है, आखिर फ्रांस की जनता इतनी नाराज क्यों है? इस गुस्से की एक बड़ी वजह मानी जा रही है राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां, जिन्हें लोग पूंजीपतियों के फायदे और आम जनता के नुकसान के लिए जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी वजह है बजट कटौती, जो सीधे तौर पर पब्लिक की सेवाओं और सुविधाओं को खत्म कर रही है। दरअसल फ्रांस में पिछले कुछ महीनों से बजट को लेकर जनता का गुस्सा उबल रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू ने संसद में विश्वास मत खोने से पहले जिस बजट कटौती का प्रस्ताव रखा था, उसने जनता को भड़का दिया। बजट में 50 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती कर दी गई, वो भी सीधे आम आदमी के जीवन से जुड़ी योजनाओं में। ये सुनते ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोचिए, एक ऐसी नीति जिसे लोग अपने कामकाजी जीवन और अपने बुढ़ापे दोनों पर हमला मान रहे हैं। यही बजट जनता की नाराजगी की चिंगारी बना। एक और वजह है राजनीतिक अस्थिरता। 2 साल से भी कम वक्त में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, यानी ये सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि देश कैसे चलेगा। सिर्फ 12 महीनों में फ्रांस ने चौथा प्रधानमंत्री देखा और 2 साल से भी कम वक्त में 5वां। नए पीएम सेबेस्टियन लेकॉर्नू राष्ट्रपति मैक्रों के बेहद करीबी हैं। सड़क पर आंदोलन कर रही जनता का कहना है, फिर वही लोग होंगे, फिर वही नीतियां होंगी, इसलिए नए पीएम की कुर्सी पर बैठते ही उनका स्वागत विरोध प्रदर्शन से हुआ है। फ्रांस के जलने की एक वजह है इसके आर्थिक हालात। इस वक्त फ्रांस महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज तीनों के बोझ से जूझ रहा है। महंगाई दर करीब 5% के आसपास है। बेरोजगारी 7.5% है, जो यूरोप की औसत दर से ज्यादा है। सार्वजनिक कर्ज या पब्लिक डेट जीडीपी के 110% से ज्यादा हो चुका है और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सिर्फ 0.7% है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपनी 2025 की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया है कि फ्रांस की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 के 1.1% से घटकर 2025 में सिर्फ 0.6% रहने का अनुमान है। इसकी वजह बढ़ती आर्थिक नीतिगत अनिश्चितताओं को बताया गया है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडीज कहती है कि फ्रांस में बेरोजगारों की संख्या इस साल
29,000 बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है। यानी अर्थव्यवस्था धीमी है, नौकरियां नहीं हैं और ऊपर से महंगाई जेब खाली कर रही है। ऐसे माहौल में अगर सरकार लोगों की पेंशन काटने और छुट्टियां खत्म करने की बात करेगी तो गुस्सा तो फूटेगा ही। फ्रांस के लोगों को लग रहा है कि सरकार सिर्फ अमीरों का साथ दे रही है और आम आदमी को बोझ तले दबा रही है। मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और युवा सबसे ज्यादा परेशान है। यही वजह है कि मास्क पहनकर लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से भिड़ गए, आगजनी की, बैरिकेड तोड़े। गृह मंत्री इसे विद्रोह की कोशिश बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जनता की आवाज है। लेफ्ट पार्टियां खुलकर इसे समर्थन दे रही हैं और मजदूर संगठन भी धीरे धीरे इससे जुड़ रहे हैं। इस आंदोलन ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति मैक्रों की सत्ता को चुनौती दी है। यह सिर्फ फ्रांस की समस्या नहीं है। फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यूरोपीय यूनियन, नेटो और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसकी बड़ी भूमिका है। अगर यहां अस्थिरता बढ़ी तो पूरा यूरोप प्रभावित होगा। फ्रांस का इतिहास गवाह है कि जब जनता गुस्से में आती है तो सत्ता हिल जाती है। 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन ने राजशाही का अंत कर दिया था। 1830 और 1848 में 2 बार जनता ने विद्रोह किया। 1871 का पेरिस कम्यून और 1968 का छात्र आंदोलन पूरी दुनिया में मिसाल बना। 2018 का येलो वेस्ट प्रोटेस्ट ईंधन टैक्स और महंगाई के खिलाफ था। यह विरोध प्रदर्शन नवंबर 2018 में शुरू हुआ था और जून 2020 तक चला। और अब 2025 में बजट कटौती और बेरोजगारी की वजह से ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट तेजी और गर्मी पकड़ रहा है। फ्रांस की मिट्टी में विद्रोह की चिंगारी हमेशा दबकर रहती है और जैसे ही मौका मिलता है आग बनकर फैल जाती है। और यही सब कुछ फिर से हो रहा है। फ्रांस की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो हमें याद दिलाता है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जनता अगर एकजुट हो जाए तो इतिहास बदल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विरोध सिर्फ बजट पर दबाव बनाएगा या फिर फ्रांस की राजनीति में एक और बड़ी क्रांति की नींव रखेगा। बांग्लादेश, जिसकी पुरानी पहचान रही है उसकी हेरिटेज से, आर्ट और कल्चर से, मल्टी रिलीजियस हार्मनी से। मैं एक किताब पढ़ रही हूं। ये किताब है एक जिंदगी काफी नहीं, आजादी से आज तक के भारत की अंदरूनी कहानी, कुलदीप नैयर की लिखी हुई। और इसमें एक लाइन है, बांग्लादेश की स्थापना के समय शेख मुजीबुर रहमान ने उसे एक इस्लामी राष्ट्र घोषित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन पर देश के भीतर और मुस्लिम देशों का बहुत ज्यादा दबाव था। तो इस किताब से भी साफ है कि बांग्लादेश कभी इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनना चाहता था, लेकिन आज वही बांग्लादेश बदल चुका है। ये कहानी है एक देश की जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति और जिसकी पहचान सब कुछ कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गई। बात शुरू करते हैं हाल की घटनाओं से। 7 सितंबर 2025 को जमाते इस्लामी ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सीधे सीधे धमकी दी। जमात का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में डांस और म्यूजिक टीचर्स की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी जगह मजहबी शिक्षा देने वाले मौलवियों को नियुक्त किया जाए। जमात के महासचिव गुलाम परवार ने साफ शब्दों में कहा कि डांस या म्यूजिक देश के लिए आत्मघाती कदम है। बच्चों को इस्लामी शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है। यानी जिस बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई ही संस्कृति बचाने के लिए लड़ी थी, आज वहां के बच्चों से उन्हीं कलाओं को दूर रखा जा रहा है। आज अगर आप ढाका और चिटगांव की गलियों में देखें तो माहौल वैसा बनता जा रहा है जैसा तालिबान वाले अफगानिस्तान में हुआ था। शिक्षा ही अकेला मोर्चा नहीं है। राजनीति और छात्र संगठनों की दुनिया में भी कट्टरपंथी ताकतें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही हैं। ढाका यूनिवर्सिटी, जो कभी हर आंदोलन का गढ़ रही है, वहां 9 सितंबर के छात्र संघ चुनाव में जमाते इस्लामी की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कट्टरपंथी संगठन को प्रोग्रेसिव कैंपस के अंदर जगह मिली। ये जीत सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि बड़े बदलाव का संकेत है। साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश का भविष्य किस ओर जा रहा है। इसकी दिशा अब यूनिवर्सिटी कैंपस बता रहे हैं।
अब आप ये पूछेंगे कि ये घटनाएं अचानक कैसे हो गई। दरअसल इसकी नींव कई दशकों पहले रखी गई थी। 1972 के संविधान ने धार्मिक संगठनों पर रोक लगाई थी, लेकिन 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद वो रोक हटा दी गई और 1977 से जमात इस्लामी जैसे संगठन फिर से सक्रिय हो गए। शुरुआत में तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस में दबे छुपे घुसे, लेकिन आज उन्होंने वहां कब्जा जमा लिया है। इसका नतीजा है कि आज जब आप ढाका यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में कट्टरपंथी छात्रों की जीत देखते हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं है, ये सोशल माइंडसेट का बदलाव है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जीत एक संकेत है कि आम चुनावों से पहले ही कट्टरपंथी शक्तियों ने देश के भविष्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। कट्टरवाद की इस आंधी का असर अल्पसंख्यकों पर भी दिख रहा है। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कह रही है कि जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 12 से 13% बच्चे थे। हजारों लोग घायल हुए और सुरक्षा बलों की गोली से ज्यादातर मौतें हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट में जिक्र है कि बांग्लादेश में 200 से ज्यादा घर और 15 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। बांग्लादेश सरकार खुद मान चुकी है कि वहां 88 बड़े हमले हिंदू अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों पर हुए। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई, लेकिन यूनुस सरकार का कहना है कि हिंसा के पीछे राजनीतिक कारण भी थे। इसको सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखना सही नहीं है। पर सच ये है कि ये सब पीएम यूनुस की शह के बिना संभव नहीं है। 1971 में बांग्लादेश आजादी की लड़ाई इसलिए जीत पाया क्योंकि वहां के छात्र और समाज सेक्युलर, आधुनिक और प्रगतिशील सोच रखते थे। लेकिन 2024 और 2025 का बांग्लादेश उस दौर के बिल्कुल उलट दिख रहा है। नई पीढ़ी अब खुद को 1947 वाले पाकिस्तान मॉडल का वारिस मान रही है। जो लेफ्टिस्ट छात्र कभी कट्टरवाद के खिलाफ खड़े थे, वही आज कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे हो गया? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है वंशवाद की राजनीति। पिछले 30 साल में शेख हसीना और खालिदा जिया ने स्टूडेंट राजनीति को खत्म कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी का मशहूर छात्र संघ चुनाव 1991 से बंद हो गया। असली लीडरशिप पैदा होना बंद हो गई और इस खाली जगह का फायदा कट्टरपंथियों ने उठाया। दूसरी वजह है विदेशी फंडिंग। मिडिल ईस्ट से इस्लामिक कट्टरता फैलाने के लिए बेहिसाब फंडिंग हुई, जिसका फायदा जमात जैसे संगठन को हुआ और वो ऑर्गेनाइज तरीके से समाज में घुसे और धीरे धीरे युवाओं को अपनी विचारधारा के करीब कर लिया। 1 साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के इतिहास को लेकर रीसेट बटन दबाने का जिक्र किया था। उस वक्त यूनुस से लोगों ने पूछा कि क्या वो बांग्लादेश का इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि शेख हसीना से नफरत के चलते वो 1971 के मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश के गौरवशाली इतिहास और बांग्लादेशियों की कुर्बानियों को भुलाना चाहते हैं। और देखिए, 1 साल हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, कट्टर इस्लामी संगठनों की धमकियां, कैंपस चुनाव में फंडामेंटलिस्ट छात्रों की जीत और जमात इस्लामी का दबदबा। क्या रीसेट का मतलब बांग्लादेश को तालिबान मॉडल पर ढालना है? क्या आने वाले 2026 के चुनाव तक बांग्लादेश पूरी तरह कट्टरपंथियों के कब्जे में पहुंच जाएगा? या फिर वहां की जनता अपनी असली बांग्ला पहचान यानी संस्कृति, संगीत और उदार सोच को बचाने के लिए एक बार फिर आंदोलन करेगी? और अगली अनकही खबर आपकी सेहत से जुड़ी है, खासकर पुरुषों की सेहत से। पुरुषों की जेब में रखा मोबाइल फोन या गोद में रखा लैपटॉप धीरे धीरे उनको नपुंसक बना रहा है। 2019 में कोलकाता विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट की जेनेटिक रिसर्च यूनिट और कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने एक ज्वाइंट स्टडी शुरू की। 5 साल तक ये स्टडी चली, जिसमें 1200 मरीजों पर शोध किया गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि पैंट की जेब में मोबाइल फोन रखने और कई घंटों तक गोद में लैपटॉप रखने से पुरुषों में बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी या नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी का खतरा बढ़ सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल और लैपटॉप हमारे जीवन ही नहीं
हमारे शरीर का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे हाथ में मोबाइल आता है। रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही हमारे साथ होता है। लैपटॉप का नाम ही इसलिए पड़ा है कि उसे आप अपने लैप यानी गोद में रखकर काम कर सकें। लेकिन जितना आराम उतना स्वास्थ्य को खतरा। नई स्टडी में सामने आया है कि जो पुरुष लगातार लैपटॉप को गोद में रखते हैं या मोबाइल को पैंट की जेब में रखते हैं, उनमें स्पर्म काउंट तेजी से गिर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और गर्मी का असर सीधे शुक्राणुओं पर पड़ता है। यह स्टडी 20 से 40 साल के पुरुषों पर की गई। डॉक्टरों ने उनकी लाइफस्टाइल, खानपान, नशे की आदतों और काम करने के तरीकों जैसे तमाम पहलुओं से जुड़ी जानकारी विस्तार से ली। उनके स्पर्म और ब्लड सैंपल्स भी लिए गए, जिनसे डीएनए निकालकर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक से स्टडी किया गया। जिन लोगों ने मोबाइल और लैपटॉप को शरीर के करीब ज्यादा वक्त तक रखा, उनमें न सिर्फ स्पर्म काउंट घटा बल्कि स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो गई, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता पर सीधा असर। इसकी वजह है इन गैजेट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उससे पैदा हुई गर्मी, जो पुरुषों के टेस्टिकल्स यानी अंडकोश को नुकसान पहुंचाते हैं। रिसर्च के रिजल्ट में देखा गया कि 1200 पुरुषों में से 708 को एजोस्पर्मिया था, यानी शुक्राणुओं का ना होना। इससे साफ पता चला कि रेडिएशन के संपर्क में आने से लोगों में इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। ये आंकड़े हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में हालात और भी गंभीर हैं। करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पुरुष आज इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, और देश में जितने भी निसंतानता के मामले आते हैं, उनमें से 40 से 50% सिर्फ पुरुषों की वजह से होते हैं। अब सवाल यह है कि असल खतरा क्या है? जब आप लैपटॉप को गोद में रखते हैं तो उसके निचले हिस्से से लगातार गर्मी और रेडिएशन निकलता है। यह आपके शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचकर शुक्राणुओं को कमजोर कर देता है। इसी तरह जब आप मोबाइल फोन को पैंट की जेब में रखते हैं तो वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। ये वेव्स मेल टेस्टिकल्स पर असर डालती हैं। अगर कोई व्यक्ति सेलफोन या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस होते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी पर प्रभाव डालते हैं। ये स्पर्म के डीएनए को डैमेज करते हैं। रेडिएशन सबसे ज्यादा स्पर्म्स में तनाव पैदा करता है, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से स्पर्म में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, जो स्पर्म के मेम्ब्रेन और डीएनए में डैमेज करते हैं। देखा गया है कि स्पर्म की ऐसी बनावट होती है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम होते हैं और इसका रिपेयर मैकेनिज्म भी साइलेंट होता है। इससे होता यह है कि जब स्पर्म में अगर एक बार कोई खराबी आती है तो वो फिर से ठीक नहीं हो पाता। स्पर्म का डीएनए खराब होने से पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है, जिससे महिलाओं में बार बार मिसकैरेज होते हैं। वहीं अगर इस खराब डीएनए वाले स्पर्म से बच्चे पैदा हो भी जाएं, तो जन्म से ही बच्चों में कई जेनेटिक बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शुक्राणु बेहद संवेदनशील होते हैं। हल्का सा तापमान बढ़ना या रेडिएशन का असर पड़ना भी उनके जीवन को प्रभावित करता है। यही वजह है कि रिसर्च में पाया गया कि जो पुरुष दिन भर मोबाइल और लैपटॉप से घिरे रहते हैं, उनमें पिता बनने की संभावना कम हो सकती है। तो सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए? मोबाइल को ट्राउजर की फ्रंट पॉकेट में रखने से बचें। लैपटॉप को कभी भी गोद में न रखें, हमेशा टेबल पर रखकर काम करें। हर 30 से 40 मिनट बाद ब्रेक जरूर लें, ताकि शरीर पर रेडिएशन और गर्मी का दबाव कम हो सके। रात को मोबाइल को अपने सिरहाने या शरीर से चिपकाकर न रखें। जहां तक हो सके कॉल के दौरान हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, ताकि मोबाइल आपके शरीर से दूर रहे। रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आप हेल्दी डाइट लें, तनाव कम करें और रोजाना एक्सरसाइज करें तो स्पर्म क्वालिटी बेहतर रहती है। लेकिन अगर मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल कम नहीं किया तो ये गैजेट्स आपके लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। टेक्नोलॉजी को हम अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी दुश्मन बन जाती है अगर हम उसके इस्तेमाल को सोच समझ कर ना करें। तो पुरुष, खास करके युवा, इस रिपोर्ट को गंभीरता से लें और मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल सही तरीके से करें। यही हम आपसे कह सकते हैं। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि आज गांधीवादी समाज सुधारक नेता विनोबा भावे की जयंती है। उन्होंने महाराष्ट्र के भूदान आंदोलन जैसे कई समाज सुधारक कदमों के लिए अपना योगदान दिया। विनायक नरहरि भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को
महाराष्ट्र के कोंकण के गागोदा गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाई स्कूल में फ्रेंच सीखकर उन्होंने साहित्य के साथ संस्कृत पर वेद उपनिषद भी पढ़े। गांधी जी के निधन के बाद विनोबा उनकी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। 1951 में महाराष्ट्र में भूदान आंदोलन उनके सबसे बड़े योगदान के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन में सामाजिक स्तर पर बदलाव के प्रयास किए गए। इसके अलावा विनोबा ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। विनोबा भावे को 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था और उनकी मृत्यु के अगले साल ही 1983 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।